This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। फर्जी इंस्पेक्टर बनकर कर रहा था वसूली, इसी बीच पहुंच गए असली पुलिस वाले, मच गया हड़कंप, गिरफ्तार हो गए फर्जी अधिकारी। बैंक लूट का प्रयास करने वाले 4 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ खुलासा, हथियार भी बरामद। और बाप बेटे पर फायरिंग मामले का हुआ खुलासा, हथियार के साथ एक गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक नकली एमवीआई यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को उसके ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया है। मौके से एक गाड़ी भी जब्त की गई है। आरोप है कि एमवीआई नेशनल हाईवे पर लोगों से अवैध वसूली करता था। दरअसल काटी पुलिस को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि एनएच पर एमवीआई के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद से ही काटी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। इसी बीच शनिवार को देर रात करीब 2 बजे काटी थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद को गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा मोड़ के पास एमवीआई के द्वारा वसूली की जा रही है। मामले की सत्यता की जांच करने के लिए काटी थाना अध्यक्ष ने गश्ती अधिकारी को मौके पर भेजा। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि एक पिकअप वैन को रोका गया है। एक शख्स खुद को एमवीआई बता रहा है, उसके साथ उसका ड्राइवर भी था। हालांकि उसके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था। इसके बाद गश्ती कर रहे पुलिस टीम को शक हुआ। वहीं पिकअप के ड्राइवर ने बताया कि मेरे पास सभी पेपर है, इसके बावजूद भी मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गए। थाने पर जब खुद को एमवीआई बता रहे शख्स से उसका पहचान पत्र मांगा गया तो वह टाल मटोल करने लगा। थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने जब से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह नकली एमवीआई है, अवैध वसूली करता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जिले के छपरा थाना क्षेत्र के रिविलगंज के रहने वाले रामभजन प्रसाद के बेटे राजकुमार प्रसाद के रूप में हुई है। वहीं उसके ड्राइवर का नाम मोहम्मद शमीम आलम है, जो छपरा के टाउन थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दरभंगा मोड़ पर रात्रि के क्रम में लगातार यह हम लोग को शिकायत मिल रही थी कि एमवीआई बन के डीटीओ बन के और उनके अधिकारी लोग बन के अवैध वसूली कर रहे हैं। पुलिस को ऐसे बहुत सारे ट्रक वाले पिकअप वाले सूचना दे रहे थे। हम लोग को पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन कल रात में ऐसे ही के वाक़या गुजर रही थी और एक पिकअप वाले दौड़ के आकर हम लोग को बताया कि हम लोग को एक ट्रक वाले एक एमवीआई बन के एक आदमी रुका हुआ है और 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। जब हम लोगों ने उसे जाँच पड़ताल किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम एमवीआई के अधिकारी हैं और छपरा से आए हुए हैं। जब छपरा से आए हुए बताया तो फिर हम लोग को ज़्यादा शक बढ़ गया। फिर हम लोगों ने उनसे आई कार्ड मांगा तो न कोई आई कार्ड दे पाए और न कोई संतुलित जवाब दे पाए। इसे पता चला कि फर्जी था। फिर हम लोग वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दिए। वरीय पदाधिकारी ने बताया कि इसको बढ़िया से जांच पड़ताल करिए, फिर आगे कार्रवाई करिए। हम लोग को जांच के पूरा क्रम में पता चला कि ये पूरी तरह फर्जी था और ये पैसा वसूलता था, एकदम रंगदारी करके ज़बरदस्ती वसूलता था। मछली वाला से हो या लकड़ी वाला से हो या अन्य किसी गुड्स वाला के गाड़ी से हो। पुलिस को इसकी शिकायत हमेशा पुलिस को मिलती थी और लोग समझते थे कि पुलिस वाले ही पैसा इस तरह के वसूलते थे। पुलिस की भी एक छवि धूमिल होती थी, लेकिन रात्रि के जो हम लोग कार्रवाई किए, हो सकता है कि इससे पुलिस की छवि अच्छी हो जाए। हम लोग उसको 2 आदमी को पकड़े हैं और अग्रिम कार्रवाई के रूप में हम लोग एफआईआर किए हैं और उसको जेल भेज रहे हैं। कहाँ के ये रहने वाले लोग हैं? ये दोनों छपरा के हैं, एक उसमें टाउन थाना के हैं
और एक छपरा के रिविलगंज थाना के। पहले से भी ये लोग कुछ कर रहे थे क्या? हाँ, इस तरह के हमको लगता है कि इस तरह की घटनाएं बहुत बार कर चुके होंगे, क्योंकि जो दरभंगा मोड़ है वो काफ़ी व्यस्तम मार्ग है और उससे काफ़ी गाड़ियाँ नेपाल की तरफ, और वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल मोड़ है एक तरह से, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का आवाजाही बना रहता है। तो ये लोग उस तरह के वसूली का एक वहाँ से केंद्र बना चुके थे। तो इस तरह से हमको लगता है कि ये लोग आदतन वहाँ पे आते रहे होंगे, लेकिन कल हम लोग को पकड़ में आ गए। क्या पहचान हुई है सर? जी, पहचान क्या हुई है? पहचान हुई है उन लोग का एक नजीम बताए थे कि, और एक बताए थे राधा शंकर। क्या कुछ बरामद हुई है सर? कर रहे थे, कुछ बताया? इन लोग के पास एक टॉर्च बरामद हुआ, तो जो टॉर्च से इन लोग गाड़ी का इशारा करते थे। आई कार्ड वगैरह भी सर मिला है? हाँ, ये आई कार्ड इन लोग का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ, और ये लोग टॉर्च से इशारा करते थे और ट्रक वाले रुक जाते थे, और एक उसमें था कि मोबाइल से उसका फ़ोटो खींच लेते थे कि तुम्हारा जो बॉडी का जो लादे हो इसमें बॉडी के ऊपर है, या तुम कागजात दिखाओ, और कागज़ के वो भी जाँच करते थे। और जबकि हम लोग जब पकड़े, इनसे पूछा गया कि एमबीआई का क्या फुल फॉर्म होता है, तो एमबीआई का भी फुल फॉर्म नहीं बता सके। 10 का स्पेलिंग, जो 10 का हिंदी 10 होता है, उसका भी स्पेलिंग हम लोग पूछे कि 10 का स्पेलिंग बताओ, तो 10 का भी स्पेलिंग नहीं बता पाए। तो इससे हम लोग को पूरी तरह एकदम संतुष्ट हो गए कि यह एकदम फर्जी है ये लोग। वाहन चालकों से क्या अपील करेंगे सर? ऐसा जो है वाहन चालकों से हम लोग यही अपील करेंगे कि वे इस तरह के कभी कोई डीटीओ या एमबीआई बन के रात्रि क्रम में, चाहे पुलिस बन के ही रात्रि क्रम में अवैध वसूली करते हैं, तो सीधे इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दे, और वे एकदम जांच परख ले कि आखिर जो जांच करने वाला पदाधिकारी है वो सही है कि नहीं है। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों देवरिया थाना क्षेत्र के एक निजी फाइनेंस कंपनी से और कथैया थाना क्षेत्र के ग्रामीण बैंक से बाइक सवार अपराधियों द्वारा लूट के असफल प्रयास में मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को लूट के असफल प्रयास में प्रतियुक्त मोटरसाइकिल और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल देवरिया थाना क्षेत्र के मछैया चौड़ में वाहन जांच के दौरान 2 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पारू थाना क्षेत्र के सौरभ कुमार और कथैया थाना क्षेत्र के राजकुमार शाह के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार दोनों अपराध कर्मियों ने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पारू थाना क्षेत्र से बाइक एवं मोबाइल लूट की भी बात स्वीकार की है, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए अपराधियों के निशानदेही पर कथैया थाना क्षेत्र से राजकुमार शाह और पारू थाना क्षेत्र से अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इन गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और 8 मोबाइल बरामद किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके बाद गिरफ्तार चारों अपराध कर्मियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 25 मार्च को जो देवरिया में जो निजी फाइनेंस कंपनी थी समस्ता, उसमें लूट का प्रयास किया गया था, और 27 को कथैया थाना अंतर्गत जसौली में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को लूटने की कोशिश की गई थी। इसके बाद इस दोनों घटना के घटित होने के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि सरैया के एसडीपीओ थे और कथैया थानाध्यक्ष, पारू थानाध्यक्ष, देवरिया थानाध्यक्ष थे। और इस टीम ने लगातार ही वर्क किया। सबसे पहले तो जैसे ही ये दोनों घटना घटी थी, तो उसी समय हम लोग वायरलेस पर सारे मुजफ्फरपुर को जागृत कर दिए थे, और जिसका प्रतिफलन हुआ कि देवरिया के चंवर में हम लोग जो गाड़ी लगाए थे और वाहन चेकिंग के क्रम में ये 2 लड़के गिरफ्तार हुए, जिसमें कि एक सौरभ कुमार, पेशर विनोद प्रसाद यादव, ये टड़मा मझौलिया थाना पारू के थे, और रोशन भी ये कथैया का है ना, रोशन कथैया का है, और राजकुमार शाह, अखिलेश, ये 2 तो बाद में मिले, लेकिन 2 लड़के पहले मिले। बाद में जब चेकिंग किया गया तो उसके क्रम में सौरभ के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, और रोशन के पास 2 कारतूस बरामद हुआ है। अब ये घटना हम आपको बता देते हैं कि जो इस दोनों ही लूट का जो प्रयास किया गया था, इसमें दोनों ही कांडों में जो मोटरसाइकिल, राइडर मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी, उस मोटरसाइकिल को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। और उसमें से एक लड़का रोशन कुमार, जिसका कि उसके काले कपड़े से काला जो गंजी पहना है अंडर और फुल आर्म्स का, उससे उसकी पहचान हुई है, और उसने स्वीकारोक्ति बयान में भी बताया है कि मेरी ही टीम थी। सबसे बड़ी बात है कि उसमें प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था वो भी बरामद कर लिया गया है, इन्होंने बताया भी है। और इसमें से उस 3 लड़कों में से
जैसा कि आप लोग सीसीटीवी में भी देखे होंगे, देवरिया और कथैया दोनों ही टीम में जो 25 मार्च 27 मार्च को घटना हुई है, 3 लड़के थे और राइडर मोटरसाइकिल था, तो मोटरसाइकिल बरामद हो गया है। उसमें से एक लड़का रोशन गिरफ्तार हुआ है, बाकी 2 लड़के अभी गिरफ्त से बाहर हैं, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हम लोग जांच के क्रम में जब रोशन के यहाँ गए, सौरभ के यहाँ गए, दोनों जगह ही हम लोग गए थे, तो वहाँ पर लूटा हुआ 8 मोबाइल, जो कि पारू थाने से एक 10 मार्च की घटना है, जिसमें कि एक पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटा गया था। वो लूटा हुआ मोबाइल भी मिला। इसके अलावा 8 मोबाइल मिला, जिसमें कि राजकुमार शाह और अखिलेश कुमार, ये दोनों उसके लिए, अखिलेश कुमार जो प्रोफेसर उमेश पंडित, इन लोगों के पास से लूटा हुआ मोबाइल मिला। तो इस तरह से हम लोग चारों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों को जेल भेज रहे हैं। हथियार कहाँ से लाए थे सर, और मतलब पुलिस के आने की पूर्व सूचना कैसे मिलती थी इनको? नहीं, पूर्व सूचना के बारे में तो देखिए, अब जैसे कि इन लोगों से जो भी पूछताछ हुई, तो कुछ भी इन्होंने से बताने से इनकार किया। अब ये अनुसंधान का विषय है कि हम लोग इसको अनुसंधान में लाएंगे। दोनों गैंग को ऑपरेट कौन कर रहा था? इसको इसका न कि जो ऑपरेट कर रहा था वो, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए बताना आवश्यक नहीं लगता है। लेकिन इसका जो सहयोगी है रोशन, उसको हम लोग उसके घर से इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास है, जैसे 3 इतिहास तो आपको मैंने बता दिया। एक 117-25 पारू का है, जिसमें कि मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल लूटा गया था। फिर इसके बाद से 25 मार्च को जो देवरिया में लूटने का प्रयास किया है, फिर 27 मार्च को कथैया में प्रयास किया है। दोनों ही जगह 63-25 दोनों ही थानों में काम दर्ज किया गया है। तो ये 3 तो अभी है, और बाकी इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ये पारू का एक तो हरदी का हो गया, 2 लड़का रोशन और राजकुमार शाह, ये लोग हरदी के रहने वाले हैं। हरदी आपको देवरिया में, कथैया में हरदी है। और जो सौरभ कुमार है, ये टरवा मझौलिया पारू का रहने वाला है। नया गैंग वगैरह बना करके ये लोग कर रहे थे क्या? बिल्कुल नया गैंग है, किसी बहुत बड़े गैंग से, जैसा कि हम लोग पहले संभावना तलाश रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल कि उसको निरस्त करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ये गैंग है, उभरता हुआ गैंग है, जो कि कथैया, बरूराज, पारू, इसी को अपना निशाना बना रहा है। ये लोग गैंग तो 10 मार्च को ही खड़ा हुआ है, एक तरह से 10 मार्च को इन्होंने पल्सर मोटरसाइकिल लूटा है और मोबाइल लूटा है। तो मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा घाट बीते दिनों 2 अपराधियों के द्वारा बाप और बेटे को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना के महज 48 घंटे के अंदर ही एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरे फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुशहरी थाना की पुलिस और एसडीपीओ पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंच मामले की जांच की। वहीं खुद मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर भी घटना को लेकर लगातार खुद मामले की जांच में लगे हुए हैं। बाप बेटे को गोली मारने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अपराधी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के बिशनपुर गिद्धा गांव निवासी मोनू कुमार के रूप में हुई है। मोनू के पास से एक गोली, एक गन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गोलीबारी की घटना हुई थी, उस मामले में क्या? हाँ, मुशहरी में जो गोलीबारी हुई थी, उसमें मुशहरी थाना अंतर्गत बुधनगरा घाट है, जो कि बूढ़ी गंडक नदी का घाट है, और मुश्किल से 30-40 मीटर चौड़ा ये घाट है। इसमें से ये लोग मुजफ्फरपुर नगर की ओर 2 लोग आ रहे थे, इनके साथ 2-3 और भी लोग थे, जो कि स्थानीय ग्रामीण थे, जिनसे कि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं था। जब नाविक द्वारा मांग की गई, पैसे की मांग की गई, 70 रुपये मांग रहे थे, तो उन्होंने देने से इनकार किया। नाविक का कहना था कि 7 लोग, जो कि 5 लोगों को आप ही ना बुला बुला के चढ़ाए, तो वो 70 रुपये हुए, 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन ये लोग केवल 20 रुपये दे रहे थे। इस पर काफ़ी बकझक हुई, और बकझक के क्रम में ये लोग नाविक को और उसके बेटे दोनों को ही इन्होंने गोली मार दी, और जिससे कि वो लोग घायल है। अभी तो तत्काल वो खतरे से बाहर दोनों बताए जाते हैं। SKMCH में अभी भी इलाज चल रहा है। इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग कार्य किए, और इसमें ये काफ़ी अच्छा कार्य हुआ। मुशहरी और पियर थाना और बगल से भी ये मनोज कुमार सिंह जो SDPO थे, इनके नेतृत्व में
रात भर हम लोग छापेमारी किए, इसमें मीनापुर का भी साथ मिला। और हम लोग छापेमारी करते हुए सबसे पहले ये बता देते हैं कि जो मोटरसाइकिल से ये लोग नाव पे रखे थे, वो मोटरसाइकिल को वहीं पे छोड़ देना पड़ा। फिर ग्रामीणों के सहयोग से ये दोनों पकड़ाए, लेकिन वहाँ पर इनके द्वारा एक फायरिंग की गई, जिससे कि ग्रामीण भी डर के मारे भाग गए। और तब यहाँ से ये लोग पैदल ही निकले और बाद में कहीं टेम्पू पकड़ के ही लोग गए थे। हम लोग उस मोबाइल जो छूट गया था, मोबाइल उसके और मोटरसाइकिल के आधार पे हम लोगों ने मनियारी थाने में ये जा कर के मुमताज़ को पकड़ा। मुमताज़ के निशानदेही पे और भी लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए, जिसमें कि मोनू एक गिरफ्तार हुआ। और मोनू को लोकल जो ग्रामीण थे उन्होंने भी पहचान की और बाकी लोगों से भी पहचान कराया गया। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो दूसरा गोली चलाने वाला है, वो अभी तक भी गिरफ्त में नहीं आया है। उसको भी बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। बाइक भी चोरी का है। बाइक भी चोरी का है। जो पकड़ा गया उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये अपने ससुराल आ रहा था और ऐसे इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस उसका पैसे देने लेने का ये। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल मैदान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों से आए 300 से अधिक दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल समेत आवश्यक सहायक उपकरण वितरण किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास से 300 से अधिक दिव्यांग और वृद्धजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के अलावा सहायक उपकरण वितरण किए गए हैं, ताकि उनके जीवन स्तर संचालन में किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो। वहीं के विभिन्न प्रखंडों से आए दिव्यांग रेणु कुमारी और पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि पहले हाथ से चलाने वाले ट्राईसाइकिल को चलाने में काफी दिक्कत होती थी। अब बैटरी चालित ट्राईसाइकिल मिल जाने से काफी सुविधा हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को धन्यवाद देते हैं। साइकिल मिलने से आने जाने में दिक्कत होता था, साइकिल मिलने से बहुत सुविधा हमको आती हुआ। ये मिल जाने से क्या आने जाने में हमको बहुत सुविधा मिला। हाँ, पहले हाथ वाला साइकिल से जाने आने में दिक्कत होता था और ये मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ। कहाँ घर है आपका? मेरा घर मोहनी हुआ। अच्छा, क्या काम करती हैं? मैं जीविका में काम करती हूँ। जीविका में आने जाने के लिए सहूलियत हो गया? बहुत सहूलियत हुआ और इंडियन ऑयल की तरफ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, हमारे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास है कि समाज के कोई भी व्यक्ति जिनको आवश्यकता, जिस चीज़ में मदद करने की आवश्यकता हो, जिसके जीवन स्तर को उठाने के लिए लगातार उनका प्रयास रहता है। और इस कड़ी में CSR फंड के माध्यम से IOCL के द्वारा हम लोग यहाँ दिव्यांगजनों के लिए और हमारे जो वृद्धजन हैं उनके लिए हम लोगों ने उपकरण वितरित करने का काम किया है। और 3-4 महीना से लगातार हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। जो भी दिव्यांग भाई हमारे बीच हैं उनको किन उपकरण की आवश्यकता है, किन्हीं को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, कोई ज़्यादा निःशक्त हैं तो उनको बैटरी वाली गाड़ी की आवश्यकता है, किन्हीं को आर्टिफिशियल लिम्ब की आवश्यकता है, किन्हीं को हेयरिंग एड की आवश्यकता है, किन्हीं को स्टिक की आवश्यकता है। तो इन सारे तरह के उपकरण हम लोग यहाँ IOCL के प्रयास से उपलब्ध कराए हैं। और लगभग 300 से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हमारे बीच हो चुका है, जिनका सामान वितरण आज हम लोग करेंगे। और जो लोग छूट जाते हैं उनके लिए कोई निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जुलाई से लगभग सब दिन हमारा कार्यक्रम चलता रहे और जिनको भी जो आवश्यकता होगी उनको हम उपकरण उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनको जीवन जीने में सहूलियत हो। ये हम लोग का प्रयास है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास है। क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो दिव्यांगों को चिकित्सा की भी ज़रूरत होती है, तो उस क्षेत्र में भी कुछ विचार किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने अपने मंच से भी अभी बताया कि मैं दिव्यांगजनों के लिए अपने हॉस्पिटल में और सेना के परिवार के लिए, जो हमारे आर्मी के किसी भी विंग के जवान हो, उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के लिए हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज होता था। और मेरा प्रयास रहेगा, हम यहाँ के डॉक्टर कम्युनिटी से भी ये मंच इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आह्वान करते हैं कि जहाँ तक सहूलियत हो ऐसे लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के ही लोग हैं और जिनको मदद की आवश्यकता है।
इसलिए थोड़ा थोड़ा हर लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा समाज में मैसेज जाएगा और समाज में एक बड़ी उपलब्धि होगी, हर लोग को जीवन जीने में सहूलियत होगी। यही प्रयास हम लोग करते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने रविवार को मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर समाजवादी पार्टी के नेता रामजी सुमन और अखिलेश यादव के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन क्षत्रिय महापुरुष राणा सागा पर रामजी सुमन के एक विवादित बयान को लेकर हुआ, जिससे क्षत्रिय समाज में भारी नाराजगी फैल गई। गुस्साए संगठन के सदस्यों ने दोनों नेताओं का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश को व्यक्त किया। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कहा, रामजी सुमन को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। उनके इस बयान से न केवल महान योद्धा राणा सागा का अपमान किया गया है, बल्कि पूरे क्षत्रिय समाज और हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हमारी मांग है कि वे अपने इस आपत्तिजनक बयान के लिए तत्काल प्रभाव से क्षत्रिय समाज सहित समस्त हिंदू समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। प्रदर्शन के दौरान युवा जिला अध्यक्ष सौंदर्य सिंह उर्फ सन्नी सिंह, विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, नीतीश प्रताप सिंह, पिंटू सिंह, मनोज कुमार सिंह, रजनीश सिंह, नेहा सिंह, सोनू सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह सहित संगठन के अन्य सदस्यों ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे समाज के सम्मान पर हमला करार दिया। राणा सांगा जी जो हमारे वीर महापुरुष थे, उन पर दुर्भाग्यपूर्ण बयान रामजी सुमन द्वारा दिया गया है। उसी के लिए हम लोग पुतला दहन किए हैं। उनका और अखिलेश यादव का इतिहास की उन लोगों की जानकारी नहीं है, गलत बयानी किया है उन्होंने। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी महापुरुष पर कोई भी आदमी अगर कोई टिप्पणी करेगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं सहा जाएगा। क्या मांग है? मांग क्या है? माफी मांगे, इस्तीफा दे, संसद से इस्तीफा दे। संसद के पटल से जो छेड़छाड़ की गई है माननीय सांसद के द्वारा, ये कहीं से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके सर्व क्षत्रिय समाज के सामने आके और घुटनों के बल माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद जो देशव्यापी आप आंदोलन देख रहे हैं, ये थमने का नाम नहीं लेगा। 12 अप्रैल को हमारे राणा सांगा जी की जन्मतिथि है। उस दिन आगरा भी हम लोग कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं और ये चीज यहाँ पे थमने का नाम नहीं लेगी। रामजी लाल सुमन को सर्व समाज से माफी मांगना ही पड़ेगा। पुतला दहन यहाँ पे किए हैं क्योंकि रामजी लाल सुमन जी का जो ये विरोधाभास वाला बयान हमारे क्षत्रिय समाज को आहत पहुंचाता है। हमारे इतिहास से छेड़छाड़, हमारे मान सम्मान पर बहुत बड़ा एक प्रश्न उन्होंने लगा दिया है। हम इस अपमान को नहीं सहेंगे। उनके साथ साथ संसद में खड़गे जी ने भी उनका साथ देकर और इस चीज़ को राजनीतिक मोड़ दे दिया है। उनको एक दलित ये बताकर इसको राजनीतिक अपना कुर्सी चमकाना चाहते हैं, जो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजपूतों की अपेक्षा हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। महापुरुषों का अपमान करेंगे और हम लोग चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे। वो तो अभी यही उनका पुतला दहन किया गया है, आने वाले समय में उनका भी दहन हो जाएगा। पुतला दहन करने का काम हम लोग अभी किए हैं, आगे उनका भी पुतला दहन नहीं, अब उनका दहन हो जाएगा। क्या मांग है आप लोग? हमारा मांग है कि आए अखिलेश यादव जो है सपा के मुखिया हैं, वो आए और आके माफ़ी मांगे, ठीक है ना। जो राम जी हैं वो आके माफ़ी मांगे, क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगे, पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांगे, है ना। उन्होंने सिर्फ राजपूतों का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने पूरे हिंदू समाज का, है ना, पूरे सनातन का अपमान किया है। वो वीर पुरुष थे, वो सिर्फ राजपूत जाति के थोड़ी थे, वो पूरे समाज के थे। उन्होंने पूरे समाज के लिए युद्ध किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ मुजफ्फरपुर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं करणी सेना के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बालू घाट से आक्रोश मार्च निकाल सरैयागंज टावर चौक पर सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका व तीखा आक्रोश जताया। किसी ने चेतावनी दी तो किसी ने चैलेंज किया। प्रदर्शनकारियों ने समाजवादी पार्टी और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि सांसद रामजी लाल सुमन सार्वजनिक रूप से क्षत्रिय समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो करणी सेना और महाराणा विचार मंच बड़ा आंदोलन करेगा। जरूरत पड़े तो संगठन किसी भी हद तक जा सकता है। संगठन ने समाजवादी पार्टी प्रमुख से भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि आगरा में जल्द ही उग्र प्रदर्शन होगा। यही है कि जो हमारे वीर पुरुष थे उनका जो अपमान किया गया है, तो बस इतना ही एक लफ्ज में कहना चाहते हैं कि जैसे भी हो, जहाँ भी हो, माफ़ी मांग ले।
नहीं माफ़ी मांगेंगे तो अभी 1000 करनी चाहिए, 5000 करनी चाहिए। घर पे चढ़ा है, कल होकर धूड़ देगा रोड पर, सांसद का सांसदे रह जाएंगे, कहीं जा ही नहीं पाएंगे। एक पोस्ट पे रह के आप गलत बयान दे रहे हैं। आप जब इज्जत नहीं कर सकते तो काहे नहीं अपने खर खानदान के बाप दादा को भेजे थे लड़ने के लिए? काहे नहीं नाम उन लोग कर लिया हुआ था? उन लोग को आना चाहिए था। उस टाइम में लड़ने वाले हमारे ही पूर्वज थे ना जो लड़े। हम लड़े भी, सुने भी, गाली भी सुने, मार के वहीं पे खाल उधेर देगा आदमी। बस इतना ही करना है। उनके बयान को देखते हुए पूरे भारत में अब इनका पुतला दहन किया जाएगा। सत्ता सांसद होश में आए, अखिलेश जी होश में आए। उनका घोर विरोध किया जा रहा है पूरे समाज के द्वारा। आज क्या किया है? आज उनका पुतला दहन किया है और हम लोग मार्च किए हैं, पैदल मार्च। हम लोग का मांग है कि हम लोगों का मांग है करणी सेना के द्वारा कि उनका सदस्यता रद्द किया जाए। रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया गया है और ये पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के हर जिले, हर राज्य में होगा। ये जो बयान दिए हैं सांसद में, महाराणा सांगा के अपमान जो किए हैं, ये अपना लिखित रूप में माफ़ी मांगे और महापुरुष का जो अपमान कोई ना कोई सांसद, कोई ना कोई विधायक करते रह रहे हैं, उससे सरकार से मांग है कि इस पर एक कानून बने कि अगर कोई भी इस तरह का महापुरुष का अपमान करते हैं तो उनका सदस्यता, या मंत्री हो या विधायक हो, उनका सदस्यता रद्द किया जाए। अगर आज के डेट में महाराणा सांगा नहीं है तो रामजी लाल जो सुमन लगा रहे हैं वो रामजी लाल नहीं होते, रामजी लाल रहीम होते। यानी महापुरुष का बलिदान, ये कभी भी अपमानित शब्द हिंदुस्तान की जनता अब नहीं सहन करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति 80 घाव शरीर पे होने के बाद भी, एक आँख नहीं होने के बाद, एक पैर नहीं होने के बाद, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में अपने आप को आगे करके, मुगलों से लड़ के, नाक से पानी उसको पिला के उसके अपमानित शब्द बोलेंगे तो अब ये सहना मुश्किल है। अब ये हिंदुस्तान की जितने भी जनता है सभी जाग चुकी है। और करणी सेना अगर ये रामजी लाल सुमन माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये आगामी जो 14 तारीख का आगरा में धरना प्रदर्शन, 12 तारीख को जो होगा उसमें उनको पता चलेगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है, पूरा फिल्म तो बाकी है और फिल्म बहुत बड़ा है। पूरे देश भर में आज हिंदू नववर्ष को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी हिंदूवादी संगठनों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर सबसे पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद पटाखे फोड़कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर नववर्ष का जश्न मनाया गया। इस दौरान भजन कीर्तन का भी भव्य आयोजन हुआ, जिसने माहौल को और भी आनंदमय बना दिया। इस मौके पर हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा ने कहा, हिंदू नववर्ष केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। आज से नई ऊर्जा और उत्साह के साथ सभी चीजों में बदलाव का एक नया दौर शुरू होता है। बता दें कि प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि को हिंदू नववर्ष बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है, जो हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष है और इसी के उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर के सभी हिंदू युवा साथीगण मिलकर आज हम लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं। हमारा ये नववर्ष सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता है, इसके साथ साथ पूरी प्रकृति को, आस्था को और संस्कृति को दर्शाता है और सभी चीज़ बदल जाता है। और इसी उल्लास के साथ हम लोग बाबा गरीबनाथ की पावन भूमि पर आज हम सभी हिंदूवादी युवा साथियों ने मिलकर आज हर्षोल्लास के साथ अपना नववर्ष मनाया है, उसका स्वागत किया है। धन्यवाद। किस तरह मनाया? आज पटाखे फोड़े गए हैं, गुलाल लगाए गए हैं और भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारा नववर्ष हिंदुओं का नववर्ष है। यहाँ तो शराब का प्रश्न नहीं है। यहाँ तो बस अपने संस्कृति का, अपने सभ्यता के जो पूर्वजों से चलती आ रही है वही कार्य हम लोगों ने आज किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School
school is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति ने रविवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में संध्या भजन के साथ साथ समन्वय से समृद्धि तक विषय पर विद्वानों के द्वारा व्याख्यान भी प्रस्तुत किया गया। समारोह के दौरान समिति ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के कलाकारों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर प्राशर ने कहा कि आज सृष्टि के अवतरण का दिन है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन पृथ्वी का निर्माण किया था। उन्होंने बताया कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा और कला गणना पद्धति चाहे वह विक्रमादित्य की हो या अन्य किसी दिन से शुरू हुई। इसी कारण यह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रूप में वर्ष प्रतिपदा के नाम से मनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमने संकल्प लिया है कि रेलवे के खिलाफ चल रहे हमारे आंदोलन को रामनवमी के बाद और भी तेज किया जाएगा। आज सृष्टि के अवतरण का दिन है। भगवान ब्रह्मा ने आज ही के दिन इस पृथ्वी का निर्माण किया था और उसके बाद हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है और काल गणना पद्धति है, उसमें चाहे महाराज विक्रम हो या अन्य लोग हों, उन्होंने आज के दिन ही काल गणना को शुरू किया, जिसके कारण वर्ष प्रतिपदा के नाम से ये चैत्र शुक्ल प्रथम पूरे देश में मनाया जाता है। और इसको जो अभी हम लोगों ने एक लड़ाई शुरू की है रेल के विरुद्ध, उन्होंने जो हमारे मंदिर को तोड़े हैं और तोड़ने की सूची में अन्य मंदिरों को रखा है अपनी कॉलोनियों का, तो उसके लिए जो समन्वय समिति बनाया है मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति, उसके तत्वावधान में यहाँ नव संवत्सर स्वागत समारोह आयोजित हम लोगों ने किया है, जिसमें कि भजन संध्या है, विद्वानों का समन्वय से सिद्धि तक इस विषय पर व्याख्यान हुआ है और साथ ही जो कलाकार हैं दूरदर्शन आकाशवाणी के, उनको सम्मानित भी किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हम केवल सड़कों पर आंदोलन नहीं करते हैं, बल्कि हम संस्कृति के पोषण के लिए जो हमारी विशेष तिथियां हैं, उस दिन हम भजन कीर्तन भी करते हैं और उस दिन हम संकल्प भी लेते हैं। अब हमारा आज जो ये नववर्ष है, हम लोगों ने संकल्प लिया है समन्वय समिति की ओर से कि अगला चरण हमारे जो आंदोलन का होगा, वह अगला चरण हमारा और भी तीव्र होगा। न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है और रामनवमी के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे अपने इस मंदिर को फिर से रिस्टोर करने के लिए। पूरे देश भर में आज हिंदू नववर्ष को बड़े धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में महापौर निर्मला साहू के द्वारा हिंदू नववर्ष की शुरुआत साहू पोखर पर अहले सुबह 500 दीप जलाकर किया गया। मौके पर शिवशंकर प्रसाद साहू, संजय केजरीवाल, संजीव गुप्ता, महंत पवन दास, हरि प्रसाद पाठक, भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सराफ, जितेंद्र ठाकुर सहित अन्य मोहल्लावासी मौजूद रहे। आज साहू पोखर पर माननीय निर्मला साहू महापौर जी के द्वारा आज दीपदान का महोत्सव का और मंडली के कार्यक्रम का रखा गया था और बहुत ही सुंदर सभी हमारे सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हिंदू नववर्ष की मैं शुभकामना सभी सनातनी भाइयों को मैं ये देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे हिंदू वर्ष की जो आगाज हुई है, आज जो हमारे नव वर्ष की आगाज हुई है, ये हर्षोल्लास का पर्व है। आप लोग खूब मनाइए। आज का दिन ही हमारे हिंदू सनातन धर्मी का आज नया युग, आज नया वर्ष स्टार्ट हुआ है। आज के खुशी में आतिशबाजी और खूब गुलाल अबीर लगा के इस आज का शुरुआत की जाए। आज का हम लोग नया साल की शुरुआत हो चुकी है और मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि हिंदू नववर्ष कैलेंडर, जो हिंदू नववर्ष कैलेंडर है, वो जारी किया जाए, ताकि हर एक हिंदू को ये मालूम चले कि अब अंग्रेजी कैलेंडर यहाँ नहीं चलेगा, अब हिंदू नववर्ष कैलेंडर चलेगा, क्योंकि उसी से हमारी सनातनी को 2082 का समझ में आएगा कि इस साल 2082 विक्रम संवत क्या है। आज नव वर्ष के मंगलमय इस अवसर पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
2082 के शुभ अवसर पर आज साहू पोखर पर यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया है। इसमें आज हम लोगों का जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, मैं इस अवसर पर सभी शहरवासियों को, सभी बिहारवासियों को, सभी देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं है। हमारा देश नित्य आगे बढ़ता रहे, मैं प्रभु से कामना करती हूँ और हमारे देश में, मेरे शहर में, मुजफ्फरपुर शहर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे और पुनः इस पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित शिक्षक संघ गली में आखिरी रोजे के दिन शहरी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने चाय पर चर्चा के साथ इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा समेत सभी धर्मों के लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सभी लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ इफ्तार में शिरकत करते नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम के पूर्व डॉक्टर गौरव वर्मा के समर्थकों के द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस निकाली गई, जिसमें लोगों ने गौरव वर्मा को विधायक बनाने के लिए नारे लगाए। इस दौरान यह जुलूस शहर के कई चौक चौराहे से होते हुए माड़ीपुर पहुंची, जहां जुलूस में शामिल लोग चाय पर चर्चा और इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि यही हमारे देश की पहचान है, जहां हर गुलशन के फूल से गुलदस्ता बनता है। हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, सभी एक दूसरे के हर सुख दुख में शामिल होकर भाईचारे का पहचान देते हैं। आज ईद की पूर्व संध्या पे बहुत अच्छा पावन मौका है। आज हमारे चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है और हमारा नववर्ष भी आज से स्टार्ट हुआ है और ये बहुत अच्छा संयोग है कि आज हमारे ईद का पूर्व संध्या के दिन यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और चाय पे चर्चा का भी आयोजन। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो माहौल है, जो बोली जाती है गंगा जमुना तहजीब, वो यहाँ पे मारीपुर में देखने को मिलती है और यहाँ देखने को मिली। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा शिक्षक संघ गली में यहाँ पे लोगों के द्वारा आयोजित किया गया इफ्तार पार्टी कम चाय पे चर्चा कम नवरात्रा के पहले दिन का आज उत्सव है। बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं का समर्थन मिल रहा है आपको, उस पर क्या कहना है? जी, युवाओं का जोश और बड़ों का मार्गदर्शन ही है जो मैं इस इलेक्शन में, अपकमिंग इलेक्शन में अपनी दावेदारी मजबूत से पेश कर पा रहा हूँ। तो अभी जा रहे हैं जगहों पर, कैसा सपोर्ट आपको हर जगह मिल रहा है, क्योंकि आपने जहाँ अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों से मुलाकात की है? देखिए, मुझे हर तबके, हर समाज, हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। जो मुझे देखने को मिला कि लोगों में गुस्सा बहुत है, हर लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, हर लोग एक्चुअली अंदर से क्षुब्ध है, दुखी है। हर लोग चाह रहे हैं कि समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए, कोई युवा शक्ति आगे आनी चाहिए। बड़ों के मार्गदर्शन से युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और तभी समाज में बदलाव संभव है। और हर जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, मुझे अच्छा काफ़ी आशीर्वाद भी मिल रहा है। मुझे लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे ही भाईचारा हमेशा बना रहे और मुजफ्फरपुर की जनता अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। बहुत खुश हैं ये देखकर, ये मोहब्बत, ये भाईचारगी, ये गंगा जमुनी तहजीब अभिभूत है और ये परंपरा रही है और ज़माने से रही है और इंशाअल्लाह आगे भी चलता रहेगा। हम लोगों ने साथ यहाँ शिक्षक संघ गली में साथ बैठकर भाई हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर अजान का इंतज़ार किया और साथ में रोज़ा अफ्तार किया। और इसके साथ साथ हम गौरव भाई को, जो एक युवा हैं, एक अच्छे इंसान हैं, डॉक्टर हैं, कभी इनका कोई चारित्रिक कोई हनन नहीं है, तो हमारी शुभकामना है कि ये हम लोग के बीच आएँ और जहाँ तक बात कर रहे हैं लोगों से काफ़ी अच्छा सोच लोग रख रहे हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा एक इंसान आए और हम लोगों का नेतृत्व करे और हम लोग इनके साथ हैं। शुभकामनाएं भी देते हैं। रविवार को युवा रक्तदान ग्रुप की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार स्थित एक विवाह भवन में रक्तदान उत्सव स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, यूट्यूबर विकी जॉन, सुधांशु कुमार, सीए प्रकाश कुमार, कृष्ण मोहन प्रसाद एवं 86वां ब्लड डोनर विवेक कोरियन, एएसआई कृष्णनंदन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में लगभग 60 रक्तवीर और रक्त वीरांगनाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। उसके बाद सभी रक्तवीरों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संस्थापक गोपी महतो ने कहा कि हमारी संस्था सामाजिक कार्यों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रही है। संस्था जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन लंबे समय से करता आया है, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। मौके पर महंत अभिषेक पाठक, आकाश सिंह राजपूत, आकाश बाबू, मनीष चौधरी, स्मृति सिंह, रेयान सूर्यवंशी, बिट्टू, सतीश कुमार, सोनू परासर सहित अन्य मौजूद रहे।
हिंदू नववर्ष के अवसर पे युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर के द्वारा पार्वती देवी स्वर्णकार विवाह भवन में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60 लोगों ने अपना बहुमूल्य रक्तदान किया, जो कि यह रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आएगा। हम यही अपील करना चाहते हैं युवा लोग से कि रक्तदान करें। रक्तदान करने से बहुत सारी ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे थैलीसीमिया पेशेंट ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हर 15 दिन पे ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उनके घर में कोई रह नहीं पाता है ब्लड डोनेशन करने के लिए। इसलिए हम लोग अपना रक्तदान कैंप के माध्यम से उन थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को ब्लड मुहैया कराते हैं। अभी भी लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उसको कैसे करते हैं? नहीं, डरना नहीं चाहिए। हम खुद 22 बार अपना रक्तदान कर चुके हैं। नियमित 90 दिन पर अपना हम रक्तदान करते हैं, और रक्तदान करने से आपके सामने हम खड़े हैं, 22 बार रक्तदान कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जान पहचान में जो 86 बार कम से कम रक्तदान किए हैं। बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं कि 100 बार रक्तदान करके एकदम फिट है। तो रक्तदान करने से कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है। यहाँ तक आप स्वस्थ महसूस करेंगे। रक्तदान युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में लगाई गई है आज। रक्तदान बहुत ही सही कार्य है। मानवता का जो सही परिचय है रक्तदान है, और सभी को रक्तदान के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और आज लगभग कई लोगों ने यहाँ पे आकर 50 से अधिक लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया है। और रक्तदान महादान होता है जब भी ज़रूरत समय में आती है, क्योंकि स्वास्थ्य का जो हालत है हमारे शहर में आप लोग देखते ही है कितनी स्वास्थ्य की हालत जो है वो गंभीर है। तो रक्तदान हमेशा करना चाहिए, और युवाओं से भी खासकर अपील है हमारा, रक्तदान ज़रूर करें। इससे किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। और आगे जब भी शिविर लगेंगी ज़रूर आए। और युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर हर समय और हमेशा मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार में ही सभी लोगों के लिए तत्पर है। और मुजफ्फरपुर में श्री राम हनुमान मंडल के तत्वाधान में इस वर्ष श्री हनुमान जी महाराज का 52वां वार्षिक महोत्सव भव्य श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पावन आयोजन चैत्र सूदी पूर्णिमा के अवसर पर दिनांक 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। इस दौरान 41 घंटे की अखंड ज्योति एवं भजन अमृत धारा का भव्य आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालु भक्ति, ज्ञान और भजनों की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। आयोजन की शुरुआत 11 अप्रैल को प्रातः 7 बजे मंदिर प्रांगण से ध्वजा शोभा यात्रा के साथ होगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुण्य मंदिर पहुंचेगी। इस भव्य यात्रा में भक्तजन ध्वजाएं उठाकर हनुमान जी की भक्ति में सराबोर होंगे। संध्या 6 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके पश्चात रात्रि 8 बजे से भजनों का कार्यक्रम होगा। 12 अप्रैल शनिवार को भक्ति रस में डूबा दिन होगा। दोपहर 2 बजे से संगीतमय भजन कीर्तन की अमृत धारा आरंभ होगी, जो प्रभु इच्छा तक अनवरत चलेगी। श्री राम हनुमान मंडल जो हमारी अखाड़ा घाट पेट्रोल पंप है उसके पीछे है, वहाँ पर 11 से 13 अप्रैल तक 52वां वर्षगांठ होने वाली है। जो 11 तारीख को सुबह आपको शोभा यात्रा निकलेगी एकदम भव्य आयोजन के साथ, और फिर शाम को 6 बजे इसका भव्य उद्घाटन है, जो शहर के प्रमुख डॉक्टर और हमारे बिहार प्रांतीय नगर सम्मेलन के श्याम भरतिया जी हैं, डॉक्टर आपको राम गोपाल जैन है, डॉक्टर ए.के. दास है, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार है। और शाम को 7 बजे से अखंड ज्योति जो चलेगी, जो हमारी पूर्ण आरती 13 तारीख को सुबह मॉर्निंग 9 बजे होगी। 41 घंटा की अखंड ज्योति होगी। और इसमें 12 तारीख को हमारे मुख्य कलाकार आएंगे, जो 2 बजे से भजन कार्यक्रम होगा, शाम को प्रसाद होगा और एकदम भव्य कीर्तन और ये सबके साथ आयोजन किया जाएगा। ये हनुमान मंडल में ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सबके लिए, एकदम हनुमान जी के लिए है। अपना लोग आए, दर्शन करें, इसका भव्य आयोजन करें, उठाए। राम हनुमान मंडल सालासर धाम का इस बार 52वां वार्षिक उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो आपको 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा। में हम लोग 41 घंटे के अखंड ज्योति जागृत कर रहे हैं। बाहर के हमारे कलाकार आएंगे, जो भजन कीर्तन का हम लोग का साथ देंगे और श्रोताओं के लिए करेंगे। इस बार हम लोग मुजफ्फरपुर के जो धरती के भगवान जिनको कहते हैं हम लोग डॉक्टर्स, इस बार मुजफ्फरपुर के प्रख्यात
5-6 डॉक्टरों को हम लोग सम्मानित करेंगे, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। डॉक्टर जैन, रामपाल जैन, डॉक्टर AK दास, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, ये लोग रहेंगे और साथ में हम लोग के वरिष्ठ सदस्य जो है श्याम सुंदर भरतिया, वो रहेंगे। किस प्रकार से किया जा रहा है? सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है या फिर ये पूरा सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। हम लोग की ज्योत जब आरंभ होगी तब जितने भी लोग आना चाहें सभी समाज के लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और ज्योत का लाभ उठाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं, बाबा का भजन कीर्तन और ज्योत में साथ दें और अपने घर की सुख शांति दिनांक 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक श्री राम हनुमान मंडल में 52वां श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा के साथ 11 तारीख को सुबह 7 बजे शुरू होगा और 13 तारीख को सुबह 10 बजे पूर्णाहुति होगी, जिसके मध्य में शाम 11 अप्रैल को शाम 7 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, जिसमें शहर के गणमान्य वरिष्ठ चिकित्सक श्री राम गोपाल जैन, श्री डॉक्टर AK जैन, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और अखिल बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के नगर अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भरतिया, जो हमारी संस्था के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं, उनके द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर 8 बजे से भजनों की गंगा बहनी शुरू होगी, जिसमें आए हुए भक्त अपना पुण्य कमाएंगे, भजनों का रसपान करेंगे। जी, कितना दिवसीय आयोजन होगा? ये 3 दिवसीय आयोजन होगा और 3 दिवसीय आयोजन लगातार 51 वर्षों से होता आया है। इस बार 52वां है, जिसका शहर के लगभग सभी समाज के लोग आकर बहुत ही श्रद्धा से आनंद लेते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में चैत्र नवरात्रि दुर्गा पूजा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में मुंगराहा ताजपुर पंचायत के ताजपुर गांव के ताजपुर बाजार स्थित दुर्गा मंदिर से गांजे मांजे के साथ 551 कन्याओं के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो कलश यात्रा ताजपुर बबुरबन मोटया मीरपुर होते हुए ताजपुर पोखर पर पहुंची, जहां आचार्य ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कराया। कन्याओं ने तालाब से निर्मल जल कलश में भरकर पूजा स्थल पहुंची। चैत्र शुल्क एकम से शुरू होने वाली पूजा अनुष्ठान दुर्गा माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ आरंभ हुआ, जो रामनवमी तक चलेगा। मौके पर सरोज कुमार, वीरेंद्र पासवान, श्याम बाबू कुशवाहा, अभिमन्यु पांडे सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या क्या किया हुआ सुबह सुबह उठकर? सुबह उठे हैं, स्नान किए हैं, फिर मम्मी पापा को प्रणाम किया, उसके बाद मंदिर पहुंच गए हैं। उसके बाद हम कलश यात्रा में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा हुआ है, अपने आप को बहुत खुशी महसूस हो रही है। 9 दिन नवरात्रा चलेगा, उसमें आप क्या क्या करिएगा? उसमें हम 5 दिन परिक्रमा करेंगे। सुरक्षा को लेकर यहाँ पे हम लोग का पूजा समिति का स्वयं सेवक है, वो लोग भी शाम के समय में रहकर पूरे मोर्चे को संभालते हैं और स्थानीय प्रशासन के थानाध्यक्ष महोदय बताए हैं कि आपको बाकी के दिनों में भीड़ कम होती है। जब माता का आँख खुल जाता है सप्तमी को पूजन के बाद, तो उस दिन 7वीं, अष्टमी और नवमी को 3 रात को काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो सर को रिक्वेस्ट किया गया है, सर ने बताया है कि आपके यहाँ सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाएगा। मेला में तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुजफ्फरपुर से फोर्स आए हुए हैं। आज मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी पंचायत के मनसा बाबा के स्थान पर से आज कलश यात्रा हुआ है, जो कि सोनबरसा, परसौनिया, पकड़ी, मिठनपुरा होते हुए महदीपुर पोखर पर जलबोझी हुआ है, जिसमें 251 कन्याओं ने इसमें भाग ली है। अब बुझिए कि आज से यह माता का पूजा का आज से शुरुआत होगा और यह पूजा आज से लेकर के 6 तारीख तक, आज से लेकर के 6 तारीख तक पूजा चलेगा और 7 तारीख को विजयादशमी है, दशहरा है। उस दिन माता का प्रतिमा का विसर्जन होगा। इस मेला में अनेक प्रकार के खेल तमाशा का व्यवस्था किया गया है। अब तमाम मोतीपुर प्रखंड सहित
सभी भाइयों और बंधुओं और श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है कि आप इस मेला में आवे और माता का दर्शन करें। एक शायरी है कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है और सबको दिलों को सुरूर मिलता है, और जो भी जाता है माँ के दरबार में उसको कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। इसलिए सभी भाइयों बंधुओं से आग्रह है, श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आप आए और माता का प्रतिमा का दर्शन करें और आशीर्वाद लें। इसमें हमको तो बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे पंचायत राज मगरहा अंतर्गत सरकारी पोखर पर 551 कन्याएं भाग ली कलश यात्रा में, और ये सब रौनक देखकर मुझे पंचायतवासी के लिए बहुत हर्ष की बात है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक साल इसी विधि व्यवस्था से मेरे पंचायत में एक कार्यक्रम होता रहे। चैत नवरात्रा नवयुवक दुर्गा पूजा समिति नया बाजार ताजपुर करौता ब्रह्म स्थान के निकट से कलश यात्रा निकाला गया था, जिसमें लगभग 500 कन्याएं ने भाग लिए और शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने कलश यात्रा प्रारंभ किया। और आज ताजपुर सरकारी पोखर में कलश यात्रा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हर साल 10 सालों से लगभग हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित संघर्ष क्लासेस के द्वारा 10वीं की परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसी को लेकर संघर्ष क्लासेस के निर्देशक राजू रोशन ने अपने छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से वादा किया था कि जो छात्र छात्रा 450 अंक से ऊपर लेकर आएंगे उन्हें संस्था द्वारा 5,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आज हमारी एक छात्रा ने 460 से अधिक अंक प्राप्त कर संघर्ष क्लासेस का नाम रोशन किया है। इसी के उपलक्ष्य में आज सम्मान सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्था सिर्फ 30% ही अपना योगदान देती है, बाकी 70% छात्रों को ही मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए छात्र छात्राओं को परिश्रम से दूर नहीं भागना चाहिए, तभी सफलता उन्हें प्राप्त होगी। वही छात्र छात्राओं ने कहा कि हम लोगों को संस्था द्वारा विशेष मार्गदर्शन दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज हम 10वीं की परीक्षा बेहतर अंक से पास कर गए हैं। आगे भविष्य के लिए कई सारी योजनाएं हैं, जिसे लेकर अभी से ही मेहनत शुरू कर दी गई है। अच्छा सफलता मिला यहाँ पे हर तरह के मतलब सभी टीचर्स यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, सभी चीज़ अच्छे से पढ़ाया जाता है। कैसे आपको प्रिपेयर कराया गया जो आपने अच्छा नंबर प्राप्त किया? सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, लर्निंग कराया जाता था, प्रैक्टिस करवाया जाता था। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? अपने टीचर्स को, पेरेंट्स, मम्मी पापा। कितने घंटे के अथक प्रयास के बाद इस तरह का शुरू हुआ? कितना घंटा पढ़ाई करती थी? कोचिंग में तो बहुत घंटे लग जाते थे, फिर घर में सेल्फ स्टडी। अपने टीचर्स को और मम्मी पापा और फैमिली। कितना नंबर आया था? 464। किस सब्जेक्ट में? मतलब मैथ्स में 98 है और सारे सब्जेक्ट का बताना। सारे सब्जेक्ट नहीं, टोटल नंबर 64। कितना परसेंटाइल हुआ? 93%। 93%। कहाँ तुम्हारा नाम क्या हुआ? अंकिता कुमारी। क्या कुछ प्रिपरेशन रहा है आपका? हाँ, एग्जाम को लेकर के क्या कुछ प्रिपरेशन रहा है जो इतना हार्ड नंबर लेकर के आ रहे हैं? कैसा प्रिपरेशन की थी, कैसे कोचिंग आपको प्रिपेयर कराया, इसके बारे में? बहुत मेहनत किए थे इतना नंबर लाने के लिए। जो हम लोग के टीचर्स बोलते थे वो करते थे, और मतलब खुद से भी थोड़ा बहुत मेहनत करते थे। कोचिंग का क्या योगदान रहा आपके प्रिपरेशन में? मेरे प्रिपरेशन में कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा किस सर को आप श्रेय दीजिएगा आपकी तैयारी को लेकर? मतलब हम तीनों सर को बहुत सारा। क्या नाम है तीनों सर का? राजू सर, सौरभ सर, अजय सर। आपकी इस कोचिंग में पढ़ती है, क्या नाम बताइए? संघर्ष क्लासेस। बच्चे लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष देखा जा रहा है और इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, क्या कुछ कहिएगा? सर ये सब बच्चा का सपोर्ट है और थोड़ा सा इसमें टीचर का सहयोग रहता है। अगर 100% की बात करें तो उसमें 70% मेहनत बच्चा का ही होता है, 30% मार्गदर्शन और शिक्षक का होता है। और हम लोग एक नवयुवक टीचर है तो एक नए तरीक़ा से पढ़ाने का
काम करते हैं, जिसका परिणाम रहा कि पिछले बार ही अच्छा मतलब रिजल्ट दिए थे और इस बार भी बेहतर प्रदर्शन किया है बच्चा लोग। और उम्मीद करते हैं कि सर आगे आने वाले समय में हम बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए जाए। और यह मेरा भी सपना था एक समय कि बिहार बोर्ड टॉपर करे, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक लाए थे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाला समय में मेहनत के बदौलत और अपने पढ़ाने का जो भी तरीका उसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम करेंगे और बिहार बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए जाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इस बार हाईएस्ट स्कोर सबसे ज़्यादा क्या है? इस बार हाईएस्ट स्कोर है अंकिता कुमारी है, 464 नंबर है। उसके बाद है आकाशिया कुमारी है, 449 नंबर है। उसके बाद तनु चक्रवर्ती है, उसका 439 नंबर है। एक नैन्सी कुमारी है, 431 नंबर है। और एक सुलोचना चौधरी है, उसका भी 412 नंबर है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? सर इस प्रकार से मतलब कि क्या होता है कि अगर किसी भी बच्चा को पढ़ाते हैं और उसका बच्चा एक अच्छा मुकाम हासिल करता है तो इसमें कोई भी शिक्षक एवं उसके माता पिता दोनों गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस प्रकार की खुशी के माहौल में हम सभी शिक्षक अच्छे हैं, एकदम खुशहाल महसूस कर रहे हैं। बच्चों को क्या आप पुरस्कार वितरण भी किया है? बच्चों को हम उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दिए हैं और जो भी उनके लक्ष्य है आगे भी अगर हम मुझसे जितना हेल्प हो पाएगा वो सब हम करने का प्रयास करेंगे। आज सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं, किस तरह सम्मानित किया बच्चे को? बच्चों को हम क्लास में थोड़ा सा बोले हुए थे कि अगर जिसका भी 450 प्लस आएगा उसको हम 5000 रुपया देकर सम्मानित करेंगे। तो आज अंकिता कुमारी का 464 नंबर आया तो उनको हम 5000 रुपया का चेक देकर सम्मानित किए। प्रेरणा के तौर पर क्या कुछ करना चाहिए? प्रेरणा के तौर पे यही है कि बच्चे और आगे मेहनत करेंगे और जहाँ तक मुझसे हेल्प हो पाएगा वहाँ तक हम हेल्प करेंगे। कहाँ से कहाँ तक पठन की समुचित व्यवस्था है? क्या बोले? कहाँ से कहाँ तक पठन की यहाँ पर व्यवस्था आप किए हुए? यहाँ पे 5 to 12 क्लास तक चलती है। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों से अपील क्या कुछ करना चाहिए? इस क्षेत्र के लोगों से मेरी यही अपील है कि यहाँ पे कम फी में वैसे मतलब लोग जिनका थोड़ा सा मासिक आय कम है यहाँ पे आए और संपर्क करें, बातचीत करें, थोड़ा तो उस चीज़ को कोऑपरेट किया जाएगा और बहुत ही कम फी में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ईस्टर्न इंडिया के प्रमुख कोचिंग संस्थान मैटर्स इंडोसर्व ने रविवार को मुजफ्फरपुर में अपने नए सेंटर का शुभारंभ किया। संस्था के फाउंडर व डायरेक्टर अनंत कुमार जायसवाल ने फीता काटकर और उपस्थित लोगों को संबोधित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर जयप्रकाश, तरुण दुबे, प्रीति दुबे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कक्षा 6 से 12वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए सेशन 2025-26 के नामांकन शुरू हो गए हैं। जायसवाल ने घोषणा की कि जेईई नीट कोर्स में नामांकन पर 45% और फाउंडेशन कोर्स कक्षा 6 से 10 में 15% की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के छात्रों को मैटर्स इंडोसर्व 2.0 के तहत स्मार्ट डिजिटल बोर्ड, ऑफलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, एआर आधारित शिक्षा, एआई टेस्ट सीरीज और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। पिछले 13 वर्षों में संस्था ने 23 स्टेट टॉपर्स दिए हैं। साथ ही 7100 प्लस छात्रों को आईआईटी, 33,000 प्लस को एनआईटी व अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों और 20,000 प्लस को टॉप मेडिकल कॉलेजों में पहुंचाया है। पटना हेड ऑफिस सहित 4 शाखाएं के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, गया, पूर्णिया, बोकारो, रांची और डाल्टनगंज में भी इसकी शाखाएं हैं। आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है शुभारंभ के नाम से, क्योंकि आज ये हमारा सेंटर ओपन हो रहा है और यहाँ पे हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं कि बच्चे जो भी यहाँ पे हैं मुजफ्फरपुर में, उनको जो भी सुविधाएं बाहर मिलती थी, जैसे मेंटस और में पटना में मिल रहा था या फिर उनको कोटा जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, तो वो सारी सुविधाओं के लिए अब उनको बाहर नहीं जाना है। यहीं पे हम बच्चों को सारी सुविधाएं देने वाले हैं, चाहे वो अच्छे टीचर्स हों, अच्छे स्टडी मटेरियल की सुविधाएं हो, चाहे अच्छे डाउट की सुविधाएं हो, टेस्ट की सुविधाएं हो, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट की सुविधाएं हो, ये सारे बच्चे को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और भी है कि जो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से टेक इनेबल्ड है। टेक इनेबल्ड का मतलब होता है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी और क्लास खत्म होते ही बच्चों को उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। टीचर जो बोर्ड पे लिखेंगे उसका पीडीएफ बनेगा और बच्चों को उसी टाइम में पीडीएफ भी पहुंच जाएगा, जिसको वो अपने मोबाइल ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं, टैब से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, तो किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो टेक इनेबल ऑफलाइन कोचिंग है, ये या कंफ्यूजन बच्चों और पेरेंट को नहीं होनी चाहिए कि ऑनलाइन है,
टेक की सारी टेक्नोलॉजी हम पूरा यूज करें, लेकिन ये प्योर ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को ऑनलाइन की जितनी भी सुविधाएं हैं वो मुफ्त में मेंटर्स की तरफ से दी जाएगी। तो ये चीज मैं इसकी तरफ आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी में हम लोग बच्चे अगर डाउट पूछना चाहें तो वो आके भी पूछ सकते हैं और घर से मोबाइल से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं और उसका भी हम लोग इमीडिएट उसको आंसर करने वाले हैं। इसके अलावा जो टेस्ट है वो बच्चा ऑफलाइन भी देगा और चाहे तो घर बैठ के ऑनलाइन भी दे सकता है। किसी बच्चे का क्लास छूट जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास होगी, टीचर का नोट्स उसके पास होगा, तो वो सब भी उसको हेल्पफुल होने वाला है। तो जितनी भी सुविधाएं बच्चों के लिए हो सके वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सब यहाँ पे जो यहाँ के सेंटर डायरेक्टर हैं वो लोग मिलकर करेंगे, यहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ करेंगे। अभी तक जैसे मेंटर सर्टिफिकेट के 13 साल हो चुके हैं और अभी तक हमने मेंटर्स में पढ़ा के 7,000 बच्चों को आईआईटी में भेजा जेईई एडवांस के थ्रू। करीब हमने 33,000 बच्चों को जेईई मेन में भेजा जो कि अलग एनआईटी और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में है और 20,000 बच्चे अभी तक हम लोग क्वालिफाई कराया बच्चों को नीट एग्जाम में। तो आप देखेंगे तो बच्चों ने हर जगह अच्छा किया है और साथ में जो बोर्ड एग्जाम है उसका भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जेईई नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम उसको ध्यान में रख के स्कूल करिकुलम उसके सीक्वेंस को ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो जेईई नीट में तो अच्छा करें ही, साथ साथ वो जितने भी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है या स्कूल उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म करें। ओलंपियाड में बच्चों का बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है। पूरे ईस्टर्न इंडिया में जितने सिलेक्शन मेंटर से होते हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में या फिजिक्स ओलंपियाड में, केमिस्ट्री ओलंपियाड में, जूनियर साइंस ओलंपियाड में, बायोलॉजी ओलंपियाड में, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में, वो भी आप देखेंगे काफी सिलेक्शन बच्चों का होता है। तो ये सारे सिलेक्शन मेंटर्स के हैं और अब ये सिलेक्शन मुजफ्फरपुर से भी होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट रख रहे हैं और बहुत कुछ इन लोगों के मार्गदर्शन में भी होगा जो यहाँ के सेंटर डायरेक्टर हैं। इस संस्थान में एंट्री करने वाले छात्र क्या उम्मीद रखते हैं अपने आप को? जो बच्चे यहाँ पे इनरोल होते हैं, जैसा मैंने बताया, उनको जो भी सुविधाएं दिल्ली, कोटा, पटना मिले वो मुजफ्फरपुर में बच्चों को मिलने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो अपने माता पिता के साथ रहेंगे। तो जो पेरेंटल केयर जो बच्चों का मिस करता है यहाँ से जाने के बाद, खासकर जो बच्चे 16, 17, 18 वर्ष के होते हैं, उनके डिस्ट्रैक्शन के भी चांस होते हैं, तो उससे बच्चों को हम यहाँ पे बचा सकते हैं। दूसरी चीजें आप देखेंगे यहाँ पे जब बच्चे यहाँ से पटना, दिल्ली, कोटा जाते हैं तो जो आपका हॉस्टल का फी होता है वो फी हमारे कोचिंग के फी से ज्यादा हो जाता है। तो पेरेंट्स का बचत भी होगा और बच्चे भी उनके साथ रहेंगे और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। और आप लोग के माध्यम से एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि जो बच्चे मेंटर्स में पढ़े अभी एडमिशन लेंगे, हमारा इनॉग्रल ऑफर चल रहा है 3 अप्रैल के बैच के लिए, तो हम लोग अभी फ्लैट 45% डिस्काउंट बच्चों को दे रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.